हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके सिविक्स का सेकेंड चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ओके, और इस चैप्टर में हमने देखा कि अगर हम अपनी हिस्ट्री खंगालते हैं तो उसमें हिस्ट्री में हमने ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखने में मिलते हैं जहाँ पे कि धर्म के आधार पर लोग दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर भेदभाव करना, अत्याचार करना, उनको अपने से अलग कर देना और उनके ऊपर गलत व्यवहार करने जैसी बहुत सी चीज़ें हमको मिलती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने एग्जांपल आपका हिटलर का देखा कि हिटलर जो है किस प्रकार से उसने ज्यूज़ पे अत्याचार किया। ठीक है, और उसके बाद जब आपके जो सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में जहाँ पे आपके नॉन मुस्लिम्स को जो है अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार नहीं है, वो टेंपल या चर्च जो है वो नहीं बना सकते हैं, यानी जो मुस्लिम है उसको जो है वहाँ पे डोमिनेंस है। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं दिखाने के लिए कि जहाँ पे आपके जो मेंबर्स हैं किसी रिलीजियस कम्युनिटी के, वो जो है दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ओके, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है, इसको रोकने के लिए जो है जो स्टेट होता है, ओके, यानी इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को बचाने के लिए, ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, तो स्टेट ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अडॉप्ट किया, दैट इज़ योर सेक्युलरिज्म, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर जो है आपके, उसमें से एक मेन फीचर माना जाता है। तो हमने देखा था कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है जहाँ पे कि आपका जो संविधान है, हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट अलाउज द इंडिविजुअल्स द राइट, इट हैव द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। ठीक है, यानी वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उनकी जो भी धार्मिक टीचिंग्स है, ठीक है, वो उसको फॉलो करके उसका विकास के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का उनके ऊपर दबाव या हस्तक्षेप नहीं होता है। तो सेक्युलरिज्म का जो मेन थीम है वो ये है कि जहाँ पे कि रिलीजन को आपके स्टेट से पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है, यानी धर्म का जो है आपका राजनीति से जो है कोई लेना देना ना हो। ओके, तो अभी इसमें जो है आपकी जो आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें, क्योंकि जितने भी देश हैं आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप that are living in them. Okay, so within these religious group it is most probable that one group will be in majority. Okay, so this majority group, it is very much possible that if it gets to access in the state power, then it can just misuse this power and the financial resources to do what, to discriminate against the persons of the other religious कम्युनिटी। ठीक है, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी को बचाने के लिए, इस प्रकार की टैरनी को बचाने के लिए कि जहाँ पे एक मेजॉरिटी के जो लोग हैं उनकी किसी प्रकार के अत्याचार को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, उनकी किलिंग ना हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको बहुत से अधिकार देता है। ओके, यू हैव द वेरियस राइट्स एंड दैट इज़ नोन एज योर फंडामेंटल राइट्स। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मतलब अगर हम कहें कि भाई आपको फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको जो है आपके अधिकारों का कोई हनन ना हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें रीज़न इसने आपको बताया कि भाई क्यों धर्म को जो है राजनीति से अलग करते हैं, तो पहला इसमें जो कारण वो ये है ताकि मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर डोमिनेशन ना कर सके। ओके, और जो दूसरा रीज़न इसने बताया आपको कि भाई क्यों जो धर्म को हम स्टेट से अलग करते हैं, राजनीति से अलग कर सकते हैं, करना चाहिए, क्यों, ताकि जो यहाँ पे आपको जो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम है, ठीक है, जो उसका एक आज़ादी है अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, कहीं वो उसका हनन ना हो। तो इसका एग्जांपल इन्होंने दिया अनटचेबिलिटी से, कि अनटचेबिलिटी जहाँ पे कि सेम रिलीजियस कम्युनिटी के लोग वो अपने ही समुदाय के लोगों को उनके ऊपर एक गलत प्रकार के व्यवहार का आचरण करते हैं, यानी जहाँ पे कि हिंदू धर्म व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था में जो कि अलग अलग जातियों में जो बांट रखा है लोगों ने कि भाई ये ऊंची जाति के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, तो यहाँ पे एक छुआछूत का जो एक प्रावधान था
कि लोग यहाँ पे अपने से नीचे समझे हुए लोगों को गलत तरीके से उनको ट्रीट करते थे, उनको उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखते थे। तो इससे बचाने के लिए भी आपके स्टेट को रिलीजन से अलग किया गया, ठीक है। अब जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, ओके, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि भारत अगर अपने आप को सेक्युलर स्टेट कहता है तो इसके होने के नाते उसके बहुत से लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला कि भाई एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है दूसरे के ऊपर अपना शोषण ना दिखाए, उसको दबाए ना, उसके अधिकारों को उससे ना छीने। और दूसरा जो है सेम रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स वो अपने ही समुदाय के लोगों के ऊपर इस प्रकार से आचरण ना करें। और जो स्टेट होता है वो अगर पावर में आ जाए तो वो इसका दुरुपयोग करके किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है ज़बरदस्ती किसी और लोगों के ऊपर थोपे ना, या किसी इंडिविजुअल की रिलीजियस अधिकार को, जो उसका एक आज़ादी है, उसको उससे छीन ना सके, ठीक है। तो अब इसके लिए ये सब चीज़ें इंश्योर हो सकें, तो इसके लिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इंडियन स्टेट को जो है करनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो उसने की वो था कि इट हैज़ डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, ठीक है। अपने आप को धर्म से बहुत अधिक दूर रखना, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इसी आधार पर जो है आपके जो सरकारी संस्थान हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है इस प्रकार के कोई भी क्रियाकलाप अलाउड नहीं किए गए जहाँ पे कि आप इस प्रकार की कोई चीज़ें शो कर सके कि हाँ हम किसी विशेष धर्म के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आपने इसमें एग्जांपल भी देखा गवर्नमेंटल स्कूल का, जहाँ पे कि बच्चे किसी खास फेस्टिवल को मनाना चाहते थे लेकिन जो है उनको अलाउड नहीं था क्योंकि वो एक पब्लिक स्कूल का हिस्सा थे, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपने देखा कि दूसरा तरीका जिससे कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है डोमिनेशन को बचाता है, इट इज़ द वन वे ऑफ द नॉन इंटरफियरेंस, यानी जहाँ पे कि आप किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, ओके। तो इसमें आपने एग्जांपल देखा था सिख कम्युनिटी का, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि ट्रैफिक रूल के हिसाब से आप जब राइड कर रहे हैं तो यू हैव टू वियर अ हेलमेट, लेकिन सिख समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए पगड़ी पहनना नितांत आवश्यक होता है क्योंकि उनके ऐसे धार्मिक उल्लेख में है तो वो इसको नहीं हटा सकते, इसलिए उनके लिए जो है ये इस प्रकार से लॉ एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। दे कैन राइड विदाउट वियरिंग अ हेलमेट, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल देखा नॉन इंटरफियरेंस का। और जो दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका इन्होंने बताया इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है जहाँ पे कि आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, हस्तक्षेप करती है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल हमने देखा था वो था आपका अनटचेबिलिटी का, यानी हिंदू आपके जो हिंदू अपर कास्ट के मेंबर्स हैं वो जो है अपने ही समुदाय के सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो मेंबर्स हैं उनको जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो इससे बचाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया ताकि उनका शोषण जो है वो रोका जा सके, ठीक है। और अब इसके अलावा जो है आपके जो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे आपके जो कुछ लॉज हैं, ओके, तो अब हम आज कंटिन्यू करेंगे इसको। कुछ ऐसे लॉज जो कि आपकी इनहेरिटेंस राइट से जुड़े हुए हैं, यानी जो आपके उत्तराधिकार जिसे कहते हैं ना, वसीयत, ठीक है। सिमिलरली टू ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion based personal laws of communities। अभी देखिए ये जो आपका इनहेरिटेंस राइट्स की बात कर रहा है, तो पहले जैसे एक प्रकार का एक कानून हुआ करता था कि किसी फैमिली में, पितृसत्तात्मक परिवार में, जो आपके पिता हैं वो अगर बिना वसीयत किए, बिना किसी विल, विदाउट एनी विल इफ़ ही डाइज, सो आफ्टर हिज डेथ ऑल द सन विल बी द प्रॉपर्टी ओनर्स, यानी उस घर के जो मात्र लड़के हैं वो ऑटोमेटिक जो है प्रॉपर्टी जो है वो उनकी हो जाया करती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ ऐसे कानून पारित किए गए आपके जिसके बाद कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, और अमेंडमेंट करने के बाद अब जो आपका लॉ आया है, ठीक है, अभी आपका जो लॉ आया है उसके हिसाब से अगर जो पिता हैं, घर के जो मुखिया हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अब लड़कों के साथ जो लड़कियां हैं उनका भी बराबर का अपने पिता की वसीयत पे जो है वो अधिकार होगा, वो भी उसकी मालिक हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे लॉज हैं जिसे कि इन्होंने कहा है ना इक्वल इनहेरिटेंस राइट। इक्वल क्यों यूज़ किया है, जहाँ पे कि लड़का और लड़की दोनों को बराबर के अधिकार मिले हुए हैं, ओके। तो जैसे आपका ये लॉ जो बना था 2005 में अमेंड हुआ था, ओके। सो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत ऐसा था इनहेरिटेंस राइट, लेकिन उसको 2005 में अमेंड किया गया और उसके बाद जो है लड़कियां भी जो आपकी बराबर की इसकी हकदार बन गई, ठीक है। और दूसरा आपका इसने बात की है रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज की। तो अभी पर्सनल लॉज क्या होते हैं, रिलीजन बेस्ड, यानी
जैसे हर धार्मिक समुदाय की अपनी कुछ धार्मिक पुस्तकें होती हैं, तो उन धार्मिक पुस्तकों में कुछ ऐसे एथिकल और मॉरल कोड्स दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कुछ ऐसी बातें, यानी कि समाज में हमको किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ताकि समाज की जो व्यवस्था है जो बिगड़े ना। तो पहले के जो भी उनके धार्मिक गुरु रहे हैं, रिलीजियस तरह के लोग रहे हैं जिनको कि लोग बहुत मानते हैं, तो उन्होंने कुछ अपनी टीचिंग्स दी, तो उसको कहा जाता है पर्सनल लॉज। तो जैसे हर प्रकार का धर्म होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन, ठीक है ना। तो अभी हम बात करें आपकी जैसे पर्सनल लॉज हैं, तो उसमें अगर हम हिंदू हिंदू पर्सनल लॉज की बात करें, तो ये जो लॉज हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। जैसे इसमें आपकी शादियां हैं, डाइवर्स है, यानी अगर शादी होती है दो लोगों के बीच में, तो उसमें किन चीज़ों को जो है आपको करना है, किसको नहीं करना है। फिर आपका डाइवर्स अगर हो जाएगा, मेंटेनेंस है, गार्जियनशिप है, फिर सक्सेशन है, जॉइंट फैमिली है, या फिर पार्टीशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सनल लॉज के अंतर्गत आती हैं। तो अभी हिंदू धर्म का जो पर्सनल लॉ है, ठीक है, इसका सोर्स क्या आता है भाई। इसका सोर्स आता है हमारा भाई हमारे जो ऋषि थे, है ना, जो ऋषि हमारे थे, रिलीजियस लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिख दी जो कि लोगों के द्वारा जब रिटर्न में आ गया ना, यानी ऋषियों ने जो कहा उसको रिटर्न में दिया गया, तो वही श्रुतिस कहलाया, स्मृतिस कहलाया। और ये आधारित थी आपकी चार वेदा में लिखा गया ना। जैसे हिंदू में आप जानते हैं चार तरह के वेदा होते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो हर प्रकार की टीचिंग इसमें है, तो इसी में से सब चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो ये कानून जो लॉज होते हैं ये पर्सनल लॉज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हिंदूज पे एप्लीकेबल होते हैं, ओके। तो अभी अगर हम एग्जांपल उठाएं, तो जैसे आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एग्जांपल ले लेंगे, या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के एग्जांपल ले लेंगे। हाँ, तो भाई हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या है, ये एक तरह का पर्सनल लॉ है, किनका, हिंदूज़ का, कि भाई ये किस लिए बनता है। इट इज़ टू प्रोटेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ द हिंदू ब्राइड्स एंड द ग्रूम्स। यानी जब दो व्यक्ति आपस में शादी के बंधन में बनते हैं, तो उनको बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां जो निभानी पड़ती हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली फिर आप कभी मन कर उसको तोड़ दिया, या एक से ज़्यादा शादियां कर ली आपकी, है ना। तो इसमें नियम बनाए जाते हैं कि भाई एक समय में आपकी एक से ज़्यादा पत्नी नहीं हो सकती हैं, या फिर अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो बिना डाइवर्स किए आप शादी नहीं कर सकते। तो और इसमें भाई एज भी रहती है कि किस उम्र में शादी करनी, मतलब ऐसी तमाम चीज़ें इसमें रहती हैं। इसको कहा जाता है पर्सनल लॉज, ठीक है। अब ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले तो सक्सेशन एक्ट है जो 1956 है। तो भाई इसमें इनहेरिटेंस है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किस प्रकार वसीयत पे लड़कों को अधिकार होता था, लेकिन 2005 के बाद अमेंडमेंट जब हुआ तब लड़कियों को भी बराबर का अधिकार हो गया, ठीक। तो ऐसे ही आपका मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉज इसका जो सोर्स क्या है, ये है आपका कुरान, ठीक है, जिनको कि प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब उनके द्वारा माना जाता है कि उनकी टीचिंग्स हैं। तो इसको मुस्लिम्स जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें भाई इसमें भी सेम चीज़ें हैं डाइवर्स और मैरिज को लेके। तो जो बहुत ज़्यादा एक जो मुस्लिम्स का जो एक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था कि जिसमें कि कोई हस्बैंड अपने वाइफ को 3 बार तलाक कह देता है तो वो तलाक हो जाता है, वो डाइवर्स माना जाता है। तो भाई इसमें भी जो है जो आपके हिंदू मुस्लिम लॉज हैं इसमें भी बहुत से ऐसे नियम कानून दे रखे हैं कि भाई आप अगर शादी तोड़ रहे हैं तो कौन से नियम फॉलो करने होंगे। मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, देन व्हाट आर द राइट्स विल ऑफ द मुस्लिम वुमन इफ़ दे हैव बीन डाइवोर्स्ड बाय देयर हस्बैंड, ठीक है। इस प्रकार के नियम कानून हैं इसमें। तो अब ये जो 3 तलाक वाला मामला है, तो अगस्त 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसने जो है ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, है ना, जिसके द्वारा कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी वाइफ को इंस्टेंटली डाइवर्स कर सकता था ना, अचानक से डाइवर्स करके आपने उसको छोड़ दिया। तो इसमें भी अमेंडमेंट किया गया। तो ये सब जो है पर्सनल लॉज के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इसका आपके सिलेबस से कोई लेना देना फिलहाल इस क्लास में नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। मतलब ये आपको सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि स्टेट किस प्रकार से सेक्युलर होते हुए भी वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। पहला आपने देखा नॉन इंटरफियरेंस, फिर आपने देखा इंटरवेंशन, ठीक। तो उसी में आपका इसने पर्सनल लॉज भी आपको बताया, ठीक। फिर इसने आपको उसके बाद जो हमने ये पढ़ा था आपका लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स, ठीक। तो ये सब जो है लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट,
ठीक है, यहाँ पे स्टेट जो सपोर्ट करता है किसी चीज़ को, तो वो कैसे करता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on non-preferential basis. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है आपको, ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, यानी जो आपका भारतीय संविधान है वो अलग तरीका हर तरह के धार्मिक समुदायों को जो अधिकार देता है कि आप अपने खुद के विद्यालय खोलिए, कॉलेजेस खोलिए, यूनिवर्सिटीज़ ओपन कीजिए, ठीक है, और उनको फाइनेंशियल एड भी देता है, मतलब आर्थिक सहायता देता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रेफरेंस, मतलब कुछ विशेष जान के नहीं कि आप किसी विशेष धर्म के हैं तो हम आपको फाइनेंशियल एड देंगे, आप इस धर्म के हैं तो हम आपको नहीं देंगे, नहीं, यानी यहाँ पे किसी को कुछ विशेष प्रेफरेंस नहीं दिया गया। फाइनेंशियल एड जो है सभी धार्मिक समुदायों के लिए दी जाती है। ओके, सो इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज? अभी देखिए ये जो इंडियन सेक्युलरिज्म को दूसरे देशों की जो कि खुद को डेमोक्रेटिक कहते हैं उससे किस प्रकार से अलग है। सो सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इंडियन सेक्युलरिज्म के ऑब्जेक्टिव हैं, ऐसे बहुत से दूसरे सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के जिनसे कि मेल खाता है, उसमें भी इंक्लूड होता है। तो जैसे आपका पहला एग्जाम्पल व्हाट इट इज टेलिंग नाउ, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। ठीक है, अब इन्होंने यूएस का भी एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे भाई जो आपका जो लेजिस्लेचर है इसको ये ऐसी किसी भी लॉ को बनाने से रोकता है जहाँ पे किसी धर्म को, विशेष धर्म को आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर आप किसी को अपने धर्म को पालन करने के अधिकार नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, सेम जैसे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे ही आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी किसी भी विशेष धर्म को आप ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। ओके, तो उसी प्रकार से आप किसी विशेष धर्म को बहुत ज़्यादा खास भी नहीं बता सकते हैं। सो इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफियर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। ओके, तो यूएसए के संदर्भ में हम देखें तो यहाँ पे जो है अगर स्टेट और रिलीजन को हम सेपरेट करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टेट ओके ये रिलीजन के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और रिलीजन जो है वो स्टेट के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ओके, अब देखिए देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी चीज़ जिससे कि आप भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद को जैसा कि अमेरिका में प्रैक्टिस किया जा रहा है। ओके, व्हाट इट इज़ टेलिंग कि जो एक डिफरेंस है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस जो इन लोगों के बीच में प्रैक्टिस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका सेक्युलरिज्म, इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, ये क्या आपको डिफरेंस बता रहा है कि इंडियन सेक्युलरिज्म में भी ये प्रावधान है कि स्टेट और रिलीजन आपस में अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, उसके बाद भी इस प्रकार का एक लचीलापन है हमारे संविधान में कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम इंटरफियर कर भी सकते हैं और ज़रूरत ना पड़े तो इंटरफियर नहीं भी कर सकते। लेकिन यूएसए में जो है ये एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। स्ट्रिक्ट मीन्स स्ट्रिक्ट, यानी कोई भी बात हो जाए लेकिन उसके बाद भी ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। ओके, सुनाओ अभी देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अभी देखिए हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी एक एग्जांपल जो आपको देती हूँ मैं इधर पे। अभी देखिए एक पिक्चर दे रखी है आपको, ये है क्या? In the USA, most children in government schools have to begin their school day reciting the Pledge of Allegiance. This pledge includes the words "under God." It was established more than 60 years ago that government school students are not required to recite the pledge if it conflicts with their religious beliefs. Despite this, there have been several legal challenges objecting to the phrase "under God, saying that it violates the separation between the church and the state that the First Amendment of the US Constitution गारंटीज़। ठीक है, अब ये देखिए आपको क्या बता रहे हैं इस पिक्चर में। बच्चे जो हैं जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे शुरुआत करने से पहले प्लेज लेते हैं, प्लेज ऑफ एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है जहाँ पे हम एक प्रकार की निष्ठा दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो अपना इनका फ्लैग है यूएसए का, ठीक है,
उसको ये लोग उसके प्रति एक प्रतिज्ञा लेते हैं, उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाने की एक प्लेज है। ओके, तो ये प्लेज जो है इनके यहाँ 1842 में एग्जिस्ट की थी। ओके, सबसे पहले एक मैगजीन में छपी थी। तो ये एक्चुअली क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, वो जब उन्होंने न्यू वर्ल्ड जब डिस्कवर किया तो उसके उपलक्ष्य में जो है उनकी 400वीं एनिवर्सरी पे जो है उनको याद करते हुए लिखी गई थी। तो जो इनके एक फ्रांसिस बेलागेमी ऑर्डिन मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया था इस प्लेज को, और ये कोलंबस डे के दिन, ठीक है। और इसको बहुत से बच्चों ने जो है लिया था। लेकिन इसमें जो है ये जो अंडर गॉड वर्ड जो है ना, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर गॉड, ये वाला वर्ड इसमें नहीं था, ठीक है। आई प्लेज एलिगेंस, ठीक है, इसमें बस इतना ही था। आई प्लेज एलिगेंस टू माई फ्लैग एंड द रिपब्लिक फॉर विच इट स्टैंड्स वन नेशन इनडिविजिबल विद लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। तो ये बस इतना इनके द्वारा लिखा गया था। लेकिन उसके बाद चीज़ें होती ना, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सी चीज़ उसमें ऐड होती हैं, बहुत सी हटती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ लोगों ने जो है इसके अंदर अंडर गॉड करके इसमें ऐड कर दिया। तो अंडर गॉड से फिर क्या हुआ कि जो बच्चे थे पब्लिक स्कूल के, ठीक है, उनके कुछ लोग पेरेंट्स ने उसमें हस्तक्षेप किया कि अब आप तो एक तरफ अपना कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं कि जहाँ पे कि स्टेट और जो आपका चर्च है, ठीक है, उसके बीच में सेपरेशन है, लेकिन आपका जो अंडर गॉड वाला वर्ड है ये तो इसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो इस प्रकार से कुछ बहुत सी चीज़ें हुई, और उसके बाद एक जो निकल के आया जो सोल्यूशन इसका था, वो था कि भाई अब जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उनको फोर्स नहीं किया जाएगा इसके लिए कि वो इस प्रकार का वर्ड यूज़ करें या फिर फ्लैग को सल्यूट करें, ठीक है। वो अपने पेरेंट के परमिशन से ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये पेरेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि भाई ये स्कूल का बच्चा इस तरह की प्लेज को लेगा या फिर नहीं लेगा, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको इसमें दिखाई गई हैं यूएसए के संदर्भ में। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन्ड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी इन इंडियन सेक्युलरिज्म, दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विस रिलीजन। ओके, मतलब हमने तो देखा भाई सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है जहाँ पे कि आपका स्टेट और जो आपका धर्म है आपस में एक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये जो एक दायरा है, जो अलगाव है, उसमें एक मतलब एक सिद्धांत है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और हम इस सिद्धांत को फॉलो करके चलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं है, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफियरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपको बताया गया है आपको अलग रहना है, लेकिन अगर आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी स्टेट के द्वारा किसी भी धार्मिक मामले में अगर हस्तक्षेप किया जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, यानी संवैधानिक तरीके से होगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं। सो दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और इज़ नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेक्युलर प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये एक तरह का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इसको समझ सकते हैं कि भाई जो आपका स्टेट है वो आपका धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है या नहीं। सो द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. ठीक है, यानी इतने संविधान में आपको अधिकार दे दिए गए, इतने प्रावधान हैं, ठीक है, उसके पश्चात भी इतना कुछ होने के बाद भी वायलेशन होते हैं इंडियन सोसाइटी में, कानून तोड़े जाते हैं, ठीक है, लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, बहुत से दंगे फसाद होते हैं, लोगों की हत्याएं होती हैं, ठीक। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. ठीक है, इसीलिए इसका ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, कि हम एक ऐसा संवैधानिक मैकेनिज्म बनाएं ताकि इस प्रकार की चीज़ों को हम रोक सकें. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place. Okay, तो इसीलिए जो है हमारा संविधान लिखा गया, संविधान में बहुत से प्रावधान दिए गए, आपको अधिकार दिए गए ताकि किसी प्रकार के शोषण से लोगों को बचाया जा सके. ओके, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है. In February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols such as the Islamic headscarf, the Jewish skull cap, or large Christian crosses. This law has encouraged a lot of resistance from migrants who are mainly from the former French colonies of Algeria,
Tusinia and Morocco. In the 1960s, France has faced a shortage of workers and therefore he has provided visas for these immigrants to come and work in the country. The daughters of these immigrants often wear headscarves while attending school. However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing headscarf. देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल और दे रहा है आपको डोमिनेशन का, जहाँ पे कि फ्रांस जो है यहाँ पे उसकी बहुत सी कॉलोनीज़ थी, अल्जीरिया में, तुसूनिया में, मोरक्को में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांस ने जो है अपने यहाँ काम करने के लिए, यहाँ पे शॉर्टेज हो गई थी वर्कर्स की, तो उसने जो है लोगों को बाकी कंट्रीज से यहाँ पे वहाँ पे लेकर आए काम करने के लिए। तो ये जो लोग हैं, ठीक है, दूसरे धर्म के थे, तो इनके एक अलग प्रकार के होते हैं ना, हर धर्म के अपने कुछ सिंबल होते हैं, ऐसे साइंस होते हैं जिसको फॉलो करते हैं। तो जैसे आपने देखा है इस्लामिक लोग कुछ अपने सर पे बांध के रखते हैं, या फिर जेविश लोगों का अलग प्रकार का एक होता है पहनने के लिए, ठीक है, या फिर लोग क्रिश्चियंस लोग जो क्रिश्चियन क्रॉसेस पहनते हैं। तो उसी तरीके से जो है जो फ्रांस में जो है जो बच्चियां थी इमिग्रेंट्स की, जो वर्कर काम करने आए थे, वो अपने सर पे एक विशेष प्रकार का हेड स्कार्फ्स बांधती थी जब स्कूल जाती थी। तो वहाँ पे जो है एक नया लॉ पास हुआ कि भाई अब आप जो है इस प्रकार के जो है चीज़ें आप बांध नहीं सकते, ठीक है। तो इसका इन लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था, ठीक। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इस प्रकार के लोगों ने चीज़ों को माना नहीं, नया लॉ पास हुआ, तो उन लोगों को जो है उन बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया। देखिए, तो ये भी आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है जहाँ पे धर्म के बेस पर जो है लोगों का किस प्रकार से शोषण किया जाता है। ओके, तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था, और मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ रह गया है बताने के लिए, और पूरा चैप्टर हम लोग अब देख चुके हैं। एंड आई थिंक सो नॉट एनी स्पेशल बॉक्स अटैम्प्ट इज़ देयर, ठीक है, कुछ ऐसा बॉक्स अटैम्प्ट भी नहीं है इसमें। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपका एक चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। ओके, सो इस चैप्टर में आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? फर्स्ट थिंग इज़ योर व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म, मतलब सेक्युलरिज्म से आप क्यों समझते हैं, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने इसको क्यों आपको दे रखा है, उसका क्या मतलब लक्ष्य है, ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान दे देंगे। उसके बाद जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है रिलीजन को स्टेट से अलग करना, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपके दो रीज़न दिए रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न इज़ योर टू प्रिवेंट द टायरनी ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप, यानी कोई मेजॉरिटी ग्रुप है वो अपने से माइनॉरिटी लोगों का जो है डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, उससे बचाने के लिए है स्टेट को धर्म से अलग करना होता है। और दूसरा एक जो चीज़ है वो है आपका फ्रीडम, मतलब एक व्यक्ति का जो अपने धर्म को फॉलो करने का जो अधिकार है वो उससे ना छीने, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया अनटचेबिलिटी का, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो एक सेम संप्रदाय के लोग हैं वो अपने ही मेंबर्स का शोषण ना कर सकें, इसके लिए भी आपका धर्म को स्टेट से अलग किया गया। और नेक्स्ट आपका जो इसमें एक इंडियन सेक्युलरिज्म जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान दे देंगे। ओके, और फिर आपका आपके जो विशेष प्रकार के जो एक सरकारी संस्थान होते हैं, ठीक है, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको करने के लिए मनाही हैं, जिससे ऐसा ना हो कि आप किसी विशेष धर्म के प्रति अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, ठीक है। और जो मेन 2 चीज़ हैं इसमें जिस चैप्टर में है वो आपकी एक है नॉन इंटरफियरेंस और दूसरा है आपका इंटरवेंशन, ठीक है। तो नॉन इंटरफियरेंस, देखिए जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सिविक्स जो है ना उसमें पीछे से जो क्वेश्चन हैं डायरेक्टली आपके नहीं दिए जाते हैं। सिविक्स चैप्टर वो आपको पूरा का पूरा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर के बीच के कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर रखा कीजिए। ओके, तो ये एक जो पहला मैंने आपको बताया नॉन इंटरफियरेंस, तो आपको पता होना चाहिए नॉन इंटरफियरेंस का मतलब क्या है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिया, ठीक है, सिख समुदाय वाला, वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका जो इसने कहा इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब जहाँ पे कि गवर्नमेंट आपकी हस्तक्षेप करे, तो इसमें आप एग्जाम्पल देंगे अनटचेबिलिटी का। ओके, तो ये और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पे कि किस प्रकार से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करता है, तो ये जो आपका एग्जांपल मैंने आपको दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ना, ये आप एक चीज़ देख सकते हैं। फिर दूसरा आपका रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़। ओके, फिर आपने यूएसए का एग्जांपल देखा कि मतलब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिमिलैरिटी देखने में आती है, लेकिन उसके बाद भी एक जो बेसिक डिफरेंस है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई इंडिया में भी स्टेट और रीजन आपस में अलग अलग हैं, उसके बाद भी इस प्रकार का प्रावधान है कि आप जो इंटरफियर कर सकें, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है एंड आई थिंक सो नथिंग हैज़ बीन लेफ्ट एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगले क्लास में हम लोग आपका सिविक्स का 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन दैट क्लास सी यू, बाय बाय।